वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम स्केलेटल सिस्टम का दूसरा पार्ट देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्केलेटल सिस्टम के दो पार्ट देखे थे, एक तो अपेंडिकुलर, दूसरा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर में हमने गर्डल पढ़ना है, जिसमें अपेंडिकुलर को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो गर्डल वाला पार्ट, यानी कि जो मेखलाएँ पाई जाती है, एक तो अंश मेखला और श्रोणि मेखला। यानी कि अपन बात करें तो एक तो कंधे की बोन्स और नीचे हिप्स वाली बोन्स, ये किस में आती है? गर्डल में आती है। लिम्ब यानी कि अपर व लोअर लिम्ब, यानी कि अग्रभुजा और पश्चभुजा, यानी कि ये हाथ वाली बोन है, ये पैर वाली बोन है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमने क्रेनियम को देखा था, फेशियल बोन देखा था, हाइड बोन, और अब देखेंगे हम वर्टिब्रेट कॉलम और रिब्स को देखेंगे। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि अपेंडिकुलर वाला सिस्टम कौन सा है और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कौन सा है। ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको इस प्रकार की, इसके अंदर जो भी बोन पाई जाती है वो है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। या फिर अगर हम स्कल के या फिर कोई स्केलेटल सिस्टम के बीच में कोई अक्ष रेखा खींची जाती है, तो इस अक्ष रेखा को जो बोन्स कनेक्ट करती है या जो टच करती है वही किस में आती है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आती है। और बाकी जो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, यानी कि ये इस प्रकार के जो उपांग दिखाई दे रहे हैं एक्सियल स्केलेटन के अलावा, वो किस में आएंगे? अपेंडिकुलर में। हमारे बोन्स की बात करें तो टोटल 206 बोन है, जिसमें अपेंडिकुलर में कितनी बोन आएगी? 126 बोन आ जाएगी। और ये जो पार्ट होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन आती है। इसी के साथ हमने देखा था स्कल में कितनी बोन पाई जाती है। स्कल में टोटल 29 बोन पाई जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, वर्टिब्रेट कॉलम की बात करें, देखो वर्टिब्रेट कॉलम की बात करें तो हमें देखने को मिलती है इसमें टोटल 26 या फिर 33 बोन देखने को मिलती है। हमने बुक्स में अक्सर देखा हुआ है। और देखा जाए तो वर्टिब्रेट कॉलम में हमें दो कर्व देखने को मिलते हैं, एक ये वाला कर्व, दूसरा ये कर्व। अगर बच्चा भ्रूणीय अवस्था में है, जब फीटस वाली स्टेज में होता है, तो बच्चे के सिर्फ ओनली गर्दन वाला कर्व रहता है। फिर जैसे बच्चा बैठने लगता है तो ये दूसरा कर्व तैयार हो जाता है। ठीक, ये दिखाई दे रहे इन्हें वर्टिब्रेट कॉलम कहते हैं। और इसके अंदर से हमारी न्यूरल कैनाल निकलती है। ठीक है, ये हमारा स्कल होता है। और स्कल के पास वाली जो सबसे फर्स्ट वर्टिब्रा होती है उसे एटलस बोलते हैं, और सेकंड वर्टिब्रा जिसे एक्सिस वर्टिब्रा बोलते हैं। एटलस पर ही हमारा सिर टिका होता है, जिसे शीर्षधर भी कहा जाता है। एक्सिस जो वर्टिब्रा होता है, इस पे हमारा स्कल दाएं बाएं घूमता है। देखो अगर स्पाइनल कैनाल की बात करें, जिसे अगर हम एक वर्टिब्रा की बात करें तो ये इस प्रकार की संरचना होती है। ये वाला छिद्र होता है। इस छिद्र में से ही हमारी क्या निकलती है? स्पाइनल कैनाल। ये जो दिखाई दे रही है इसको अपन बोलते हैं स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कैनाल जिसे न्यूरल कैनाल भी बोलेंगे, सेंट्रल कैनाल भी बोलेंगे। इट पासेस स्पाइनल कॉर्ड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी कि जो वर्टिब्रा होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को क्या करेंगे? एक तो प्रोटेक्शन का कार्य कराएंगे, दूसरा एक तरह से रास्ता या मार्ग अवेलेबल कराएंगे। इसका एक ट्रिक है जिसे शार्प के नाम से याद करेंगे कि इसका क्या क्या काम है। किसका? वर्टिब्रा कॉलम का या फिर वर्टिब्रल कॉलम का। पहला पी से याद करेंगे हम, अटैचमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि इसी के द्वारा ही स्पाइनल कॉर्ड से अटैच रहता है। दूसरा रिब्स अटैचमेंट, यानी कि रिब्स से क्या रहेगा? अटैचमेंट रहेगा। तीसरा अटैचमेंट ऑफ मसल्स, यानी कि ये वर्टिब्रल जो होते हैं रिब्स के अलावा मसल से भी अटैच रहते हैं। ऐसे याद करेंगे सपोर्ट टू स्कल बोन, यानी कि हमारी स्कल बोन को सपोर्ट या फिर सहारा प्रदान करने का कार्य कौन करते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इसके आगे हम देखें एक सूत्र है जिसे अपन देख सकते हैं कि गर्दन में, थोरेसिक में, लंबर में
C7 यानी कि सर्वाइकल यानी कि हमारी जो नेक होती है, जो गर्दन होती है, उसमें 7 वर्टिब्रल बोन पाई जाती है। थोरेसिक जो गले वाली जो पार्ट होता है उसमें पाई जाती 12 बोन पाई जाती है। ठीक है। लंबर यानी कि जो हमारा कमर वाला हिस्सा होता है उसमें 5 पाई जाती है। और इसके अलावा सैक्रल जो कमर के नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें 5 बोन पाई जाती है जो संयुक्त होकर एक बोन बनाती है। फिर इसी प्रकार कॉक्सिक जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसे हम पूंछ भी कहते हैं, कॉक्सिक, इसमें 4 बोन पाई जाती है जो संयुक्त होकर एक बोन बनाती है। ठीक, ये हो गई हमारी वर्टिब्रल कॉलम। हमारी वर्टिब्रल कॉलम की अब बोन्स के बारे में बात करें। देखो, मानव वर्टिब्रल का निर्माण 26 बोन से होता है। 26 बोन से होता है, यानी कि हमने वैसे ही पढ़ा था 26 बोन होती है, 26 फ्री बोन होती है। ठीक है, जिसमें से 24 फ्री वर्टिब्रा होते हैं। 24 तो क्या होंगे, फ्री वर्टिब्रा होंगे। और एक संयुक्त अस्थि होती है जिसे सैक्रम कहते हैं। ठीक है, त्रिक बोन बोलते हैं जिसे अपन, जिसमें कितनी बोन होती है, 5 बोन मिलकर एक बोन बनाती है, जैसे हो गई 25। और एक होती है संयुक्त अस्थि जिसे अनुत्रिक कॉक्सिक बोलते हैं, इसमें 4 बोन होती है। ठीक है, जिसे 24, 25 या 26, ये इस प्रकार कितनी हो गई, 26 बोन हो गई। क्योंकि हमने वैसे ही देखा था कि एस के नाम से याद किया था हमने सैक्रम, जिसमें 5 संयुक्त बोन मिलकर एक बोन बनाती है। सैक्रम में 5 वर्टिब्रा मिलकर एक बोन बनाती है। उसी प्रकार जिसे अपन बोलेंगे त्रिक अनुत्रिक कॉक्सिक में 4 बोन मिलके एक बोन बनाती है। तो कितनी होगी, 24, 25, 26। अब 33 का कैसे याद करेंगे, 33 का कैसे समझेंगे। 24 बोन तो ये 24, 5 29 और 4 33, इस प्रकार ये 33 बोन हो गई। फिटल स्टेज में ये सारी बोन होती है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है बालक का, वैसे ही ये बोन एक संयुक्त बोन मिल जाती है। यानी कि सारी 5 बोन एक बोन में कन्वर्ट हो जाती है, 4 बोन एक बोन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम आ गया समझ में। अब हम आगे देखेंगे इसी के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि वर्टिब्रल शरीर की अक्ष व धड़ को सहारा प्रदान करता है। वर्टिब्री लिगामेंट से द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी कि जो कशेरुकी दंड जो होते हैं, कशेरुकी, ये जो होता है लिगामेंट्स द्वारा जुड़े रहते हैं। और इनके बीच में फाइब्रोकार्टिलेज से निर्मित इनवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है। यानी कि ये जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम होते हैं इनके बीच में एक डिस्क पाई जाती है, यानी लिगामेंट्स जुड़ी हुई होती है। इनके बीच में क्या होती है, फाइब्रोकार्टिलेज से निर्मित एक इनवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है। कभी कभार एकदम से जो शरीर में लचक या फ्लेक्सिबल की वजह से मोच आ जाती है तो ये डिस्क खिसक जाती है, जिससे सर्वाइकल पेन होने लगता है। डिस्क खिसकना ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि कार्टिलेज टिश्यू की बनी होती है। लिगामेंट प्लस इनवर्टिब्रल डिस्क मिलकर क्या बनाते हैं, वर्टिब्रल फ्लेक्सिबल बना रहता है। मनुष्य की ग्रीवा में 7 बोन पाई जाती है, हमें पढ़ा ही था अभी C7। ये स्तनधारियों की ग्रीवा में पाई जाती है जो कि फिक्स है, 7 बोन पाई जाती है। थोरेसिक में 12 बोन देखने को मिलेगी। लंबर में चौड़ी बोन, क्योंकि नीचे वाला थोड़ा हिस्सा आ जाता है तो इसमें चौड़ी बोन होती है। सेक्रल में 5 होती है जो संयुक्त होकर एक कॉक्सिक जो नीचे वाला पूंछ वाला हिस्सा जिसे अपन कहते हैं, इसमें 4 बोन मिलकर एक बोन बनाती है। इस प्रकार ये सारी कितनी हो जाती है, 26 बोन होती है। और इनको भी जोड़े तो 33 बोन हो जाएगी। फर्स्ट वर्टिब्रा कैसे होगा हमारा, यानी कि जिस पर हमारी सिर टिका होता है जिसे अपन बोलेंगे शीर्ष दर या फिर एटलस। सेकंड एक्सिस। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में कि मानव के प्रत्येक वर्टिब्रा का सेंट्रम उभयगर्ती प्रकार का होता है। प्रथम
10 जोड़ी रिब्स को अधरभाग कार्टिलेज होने के कारण इन्हें वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें वक्शी वर्टिब्रल रिब्स। देखो वक्शी वर्टिब्रल रिब्स व स्टर्नम मिलकर रिब केज बनाती है। ये हम रिब्स में देख लेंगे। इसके अलावा कशेरुकी की दंड में स्थित न्यूरल कैनाल पाई जाती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहता है। यानी कि कशेरुकी की दंड यानी कि वर्टिब्रल जो होता है उसमें न्यूरल कैनाल पाई जाती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड ये सुरक्षित रहता है, मेरुरज्जु सुरक्षित रहती है। प्रथम वर्टिब्रा एटलस होता है जिसे शीर्ष दंड क्रोटी को धारण करती है, यानी कि हमारे स्कल को धारण करती है। इसमें सेंट्रम का अभाव होता है। बाकी सेंट्रम पाई जाती है सारे वर्टिब्रा में, लेकिन इसमें अभाव होता है। एटलस में ओडोंटोइड नॉल पाई जाती है। सेकंड वर्टिब्रा कौन सा? एक्सिस वर्टिब्रा है। इस पर ओडोंटोइड प्रवर्त पाया जाता है, एक प्रोसेस पाया जाता है जिस पर हमारा हेड दाएं बाएं घूमता है। यानी कि फर्स्ट वर्टिब्रा पर सिर टिका होता है और सेकंड वर्टिब्रा से हमारा दाएं बाएं सिर घूर्णन करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टर्नम, जिसे हम चेस्ट बोन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा ये क्या होती है, हमारी सारी रिब्स इसी के द्वारा जुड़ी रहती है। वक्ष के मध्य अधर तल पर स्थित चपटी बोन होती है। इसके 3 भाग होते हैं। मेनुब्रियम यानी कि अग्र भाग, बॉडी प्रॉपर वाला जिसे मध्य लंबे भाग बोलते हैं, और जिफोइड प्रोसेस पश्च भाग। यह कॉलर बोन व फर्स्ट पेयर रिब्स इससे जुड़ी होती है। कॉलर बोन होगी एक तो, और एक फर्स्ट पेयर यानी कि प्रथम जोड़ी रिब्स से जुड़ी होती है, और दूसरी से लेकर 7वीं पेयर इससे जुड़ी रहती है। बाकी हमने स्कल के बारे में देख ही लिया था कि मानव का स्कल डिकोंडाइलिक होता है, अर्थात ओसिपिटल के अस्थि के पश्च भाग में 2 उभार की सहायता से यह प्रथम वर्टिब्रा पर टिकी रहती है। दोनों ओसिपिटल कुंदकों के मध्य महारंध्र यानी फोरामिन मैग्मम पाया जाता है, और जबकि वर्टिब्रम के जो अंदर जो पोर पाया जाता है उसे स्पाइनल कैनाल या फिर न्यूरल कैनाल कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिब केज या फिर थोरेसिक केज। देखो रिब्स की बात करें तो हमारे 12 पैर होती है, जिसमें हम देखें तो रिब्स 3 प्रकार की होती है। एक ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, और तीसरी है फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स की बात करें तो इसमें पहली से लेके 7वीं रिब्स आती है। 1 से लेके 7 जो रिब्स होती है शुरू की, फर्स्ट से लेके 7 रिब्स जिसे अपन बोलते हैं ट्रू रिब्स, और 8, 9, 10 जिसे अपन फॉल्स रिब्स कहते हैं, और 11 और 12 की अगर अपन बात करें तो इसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। हम यहाँ देखें डायग्राम में देखें तो ये हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये इस प्रकार की जो संरचना निकली होती है इन्हें रिब्स कहते हैं। ये जो ऐसी रिब्स होती है इन्हें हम बोलेंगे ट्रू रिब्स। ये ऐसी 7 रिब्स होती है। इसके बाद 8, 9, 10 जिसे फॉल्स रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये होती है 7 तो ऐसी हो जाती है, 8, 9, 10 ये जो तीनों रिब्स होती है ये 7वीं रिब्स के कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी रहती है, यहीं से जुड़ती है। यानी कि ये अलग से यूं इस प्रकार के घूम के वर्टिब्रल कॉलम से आके स्टर्नम से नहीं जुड़ती है, बल्कि ये जो 7वीं रिब्स होती है उसी के कार्टिलेज से कनेक्ट हो जाती है, इसलिए इन्हें फॉल्स रिब्स कहते हैं। फिर होती है 11 और 12, यानी कि 11 और 12 जो हमारे पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है उससे घूम के इस प्रकार से लगी रहती है, एक तरह से प्रोटेक्शन का कार्य करती है। यानी कि ये आगे किसी प्रकार के किसी वर्टिब्रा से कोई कनेक्ट या किसी कार्टिलेज से कोई जुड़ी नहीं रहती, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। नेक्स्ट अब देखें आगे, मानव वक्ष में वर्टिब्रा से 12 जोड़ी रिब्स जुड़ी रहती है। रिब्स पतली, चपटी, वक्रित होती है। रिब्स 3 प्रकार की होती है, ये हमने पढ़ ही लिया। ट्रू रिब्स फर्स्ट से लेकर 7 रिब्स कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से स्टर्नम से जुड़ी रहती है। फॉल्स रिब्स 8, 9, 10 रिब्स 7 रिब्स के कार्टिलेज से जुड़ी रहती है, यानी कि जो 7वां कार्टिलेज होता है जो रिब्स होती है उसके द्वारा जुड़ी रहती है। फ्लोटिंग रिब्स जिसे अपन बोलते हैं आभासी कह सकते हैं एक तरह से, ये रिब्स से 11, 12 ये रिब्स से स्टर्नम रिब्स से नहीं जुड़ती है, ये अधर तल पर फ्री रहती है, इसे प्लावक रिब्स भी कहते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे अब अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि इससे पहले हमने देख ही लिया, रिब स्केच देख ही लिया, वर्टिब्रल कॉलम देख ही लिया। अब हम देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम यानी कि उपांगी कंकाल तंत्र, जिसमें हमने कितनी बोन पढ़ी थी, 126 बोन पढ़ी थी। देखो अपेंडिकुलर की अगर अपन बात करें तो अपेंडिकुलर को सिर्फ हम दो भागों में बांटेंगे, एक तो गर्डल वाला पार्ट, दूसरा लिम्ब वाला पार्ट। गर्डल वाले पार्ट में हम देखेंगे प्लेविक गर्डल, ठीक है, जिसे अपन प्लेविक गर्डल एक तरह से अपन बोल सकते हैं हिप्स वाला पार्ट, और पेक्टोरल गर्डल जो कि श्रोणि मेखला जिसे अपन बोल सकते हैं यानी कंधे वाला पार्ट, पेक्टोरल गर्डल हिंदी का पता नहीं है, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। और लिम्ब की अगर बात करें तो अग्रभुजा और पश्चभुजा, यानी कि ये हाथ वाली भुजा हो गई, ये पैर वाली बोन्स इसमें हम पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ ही लिया था ये वाला एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे पेक्टोरल गर्डल ये वाला, और एक ये गर्डल पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम पेक्टोरल गर्डल की बात करें। देखो पेक्टोरल गर्डल की अगर अपन बात करें तो पेक्टोरल गर्डल में हमें हाथ के वाले अग्रभुजा वाले पेक्टोरल गर्डल में हम देखें तो इसमें हमें दो बोन देखने को मिलती है, एक तो स्केपुला, दूसरी क्लेविकल। स्केपुला एक फ्लैट बोन होती है जिसे शोल्डर बोन कहेंगे, फ्लैट बोन यानी एक तरह से चपटी बोन होगी जिसे शोल्डर बोन अपन कह सकते हैं, ठीक। इसमें हमें देखो क्या क्या देखने को, कुछ प्रोसेस का मतलब होता है कि जैसे कि ये फ्लैट बोन होती है तो इस पर एक उभारनुमा संरचना निकली होती है, तो इसे हम प्रोसेस का नाम दिया जाएगा साइंस में, ठीक है। इसमें एक्रोमियन प्रोसेस देखने को मिलेगा, कोराकोइड प्रोसेस भी देखने को मिलेगा हमें स्केपुला में, और एक कैविटी होगी जिसे अपन बोलेंगे क्लेनोइड कैविटी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और क्लेविकल बोन जिसे अपन कॉलर बोन भी कहते हैं। अब हम एक एक बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पेक्टोरल गर्डल का। देखो ये कंधे पर पाई जाने वाली मेखला होती है, हमारे की जो शोल्डर होती है उसी पर पाई जाने वाली एक मेखला होती है। इसके दो अर्धांश होते हैं या फिर जो दो ओशिनोमिनेट होते हैं, और प्रत्येक अर्धांश को हम बोलते हैं ओशिनोमिनेट। क्या बोलेंगे इसे हम? प्रत्येक अर्धांश को हम ओशिनोमिनेट कहेंगे। और प्रत्येक अर्धांश में दो अस्थियों से मिलकर एक संरचना, यानी कि प्रत्येक अर्धांश से एक अर्धांश ये और एक ये दो अस्थियों से मिलकर बना होता है। एक अस्थि होगी स्केपुला, दूसरा क्लेविकल। स्केपुला की अगर अपन बात करें, दो दो बोन होती है, स्केपुला दो होगी क्योंकि एक राइट हैंड की तरफ होगी और एक लेफ्ट साइड होगी। स्केपुला जो हमारे शोल्डर की तरफ एक चपटी बोन पाई जाती है, बिल्कुल काफ़ी बड़ी होती है और डोर्सल सतह पर पाई जाती है। एक चपटी और ट्रायंगुलर होती है, ये 2 से 7वीं रिब्स को ढकती है, यानी कि 2 से लेकर 7वीं रिब्स को ये क्या करती है, इतनी चपटी होगी 2 से लेकर 7 रिब्स को ये ढकती है। स्केपुला की ऊपरी सतह पर स्केपुलर स्पाइन नामक उभार पाया जाता है। एक उभार होता है, यानी कि एक तरह से प्रोसेस जिसे अपन बोलते हैं एक, देखो ये जो प्रोसेस पाया जाता है इसे अपन बोलेंगे एक्रोमियन प्रोसेस। इसका ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, इसी को अपन बोलते हैं स्केपुलर स्पाइन, यानी कि इधर वाला बारीक हिस्सा क्या कहलाएगा, पतला वाला हिस्सा जिसे अपन बोलते हैं स्केपुलर स्पाइन, ठीक है। इसी प्रकार स्पाइन का प्रवर्ध एक्रोमियन प्रोसेस कहलाता है। और ये आगे वाला हिस्सा अपन क्या कहलाएगा, जिसे अपन बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि पेक्टोरल गर्डल जो स्केपुला बोन पाई जाती है इसमें हमें एक्रोमियन प्रोसेस देखने को मिलेगा। एक्रोमियन प्रोसेस जो स्केपुलर स्पाइन होता है उसका अगला वाला प्रवर्ध होता है उसे एक्रोमियन प्रोसेस, यानी कि स्केपुला बोन से एक संरचना निकली होती है जिसे अपन बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, और इसी से ही कॉलर बोन आगे कनेक्ट होगी, ठीक है। इसी के पास में दूसरा
आगे हम देखें कि इसी के पास में ही दूसरा प्रवर्ध या फिर दूसरा प्रोसेस जिसे अपन बोलते हैं कोराकोइड, कोराकोइड प्रोसेस जिसे अपन कहते हैं, यहीं पास में एक और कोराकोइड प्रोसेस निकला होता है। कोराकोइड जिसे अपन कोबरा बोले, कोबरा या कोराकोइड, यहीं पास में एक और प्रोसेस निकला होता है, इसे कोराकोइड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। इसके अंतिम सिरे पर एक कैविटी पाई जाती है जिसे अपन ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं, ये हम आगे देखेंगे, जिसमें अपर लिम्ब की हुमरस का सिरा फिट होकर बॉल एंड सॉकेट का जॉइंट बनाता है। आगे हम देखें क्लेविकल बोन। क्लेविकल या फिर कॉलर बोन, ये एक पतली छोटी पतली बोन होती है जिसे कॉलर बोन कहते हैं। यह एक तरफ एक्रोमियन प्रवत से और दूसरा स्टर्नम के अग्रभाग से जुड़ी रहती है। होता है क्या है, देखो ये जो हमने देखा, ये हमारी कॉलर बोन है। कॉलर बोन से एक प्रवर्ध ये निकला होता है जिसे प्रोसेस कहते हैं। ये स्पाइन, स्केपुलर स्पाइन प्रोसेस है। और ये वाला पार्ट जिसे अपन बोलते हैं जिसे अपन बोलेंगे एक्रोमियन प्रोसेस। और यही दूसरा प्रोसेस हमने देखा था, कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस, और इसी कोराकोइड प्रोसेस से हमारी एक बोन होती है जिसे अपन बोलते हैं ह्यूमरस, जो आके कनेक्ट होगी। ठीक है। और इसके अंतिम सिरे पर एक कैविटी पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं ग्लेनेविड कैविटी, यहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारा ह्यूमरस आसानी से मूवमेंट करता है। और यहाँ पर जो जॉइंट होता है उसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि ऐसे बस हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। ठीक। क्लेविकल बोन ये छोटी पतली होती है, इसे जिसे कॉलर बोन कहते हैं। इसका एक तरफ एक्रोमियन प्रवत से जुड़ी होती है, यानी कि पीछे से आके एक्रोमियन पर्वत से आके जुड़ती है और स्टर्नम के अग्रभाग तक, यानी कि ये बोन जो होती है स्टर्नम, और ये इस प्रकार की संरचना में जुड़ी रहती है क्लेविकल बोन। ठीक। इसका एक भाग स्टर्नम के द्वारा अग्रभाग जुड़ा रहता है और दूसरा एक्रोमियन पर्वत से, यही एक्रोमियन पर्वत के द्वारा ये दूसरा पार्ट जुड़ा रहता है। इस प्रकार हमारा ये एक पेक्टोरल गर्डल के बारे में अध्ययन कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं अब हम देखेंगे पेल्विक गर्डल। देखो पेल्विक गर्डल की अगर अपन देखें संरचना के, अगर डायग्राम में देखें तो डायग्राम हमें देखने को मिल रहा है, इसमें ये वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक है भाई। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है हमने देखा था जिसे अपन बोलते हैं सैक्रम। ठीक है। और इस प्रकार कुछ बोन निकली रहती है घूम के, जिसे अपन बोलते हैं कॉक्सल बोन या फिर इनोमिनेट बोन कहते हैं। ठीक है। इनोमिनेट बोन कह सकते हैं इसे अपन। और ये सैक्रल पार्ट हो गया, और यहीं से हमारी फीमर जुड़ी रहती है। और ये बोन होती है जिसे हम आगे देखेंगे अभी। एक ये दोनों आपस में बोन आपस में एक वाइट कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसे अपन बोलते हैं प्यूबिक सिम्पाइसिस। ठीक है। अब इसी चीज़ को हम आगे खोल के देखें, ये डायग्राम है।
अब हम देखेंगे कि ये पेल्विक गर्डल की अगर अपन बात करें तो पेल्विक गर्डल में हमें 3 बोन देखने को मिलती है। ये वाली बोन होती है जिसे अपन बोलते हैं इलियम, ठीक है, और ये दूसरी बोन होती है जिसे अपन बोलते हैं इस्चियम, ठीक है। तीन बोन से बना होता है पेल्विक गर्डल में। 3 बोन देखने को मिलेगी हमें। इलियम हो गया, दूसरा पार्ट इस्चियम हो गया, ठीक है, इस्चियम ये वाली संरचना होती, और तीसरी हो गई ये प्यूबिक। तीनों बोन होती है, तीनों बोन, ठीक है। इधर भी यही हो गया इलियम, इस्चियम, और ये तीसरी बोन होती है प्यूबिक। प्यूबिक वाला इलियम के बाद जो इस्चियम होता है, इस्चियम और प्यूबिक के बीच में एक छिद्र होता है, इसमें रन एक बहुत बड़ा छिद्र होता है जिसे अपन बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। और ये तीनों बोन, अगली दूसरी तीनों बोन आपस में एक संधि होती है जिसे अपन, या फिर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे वाइट कार्टिलेज कहते हैं, जिसे हम प्यूबिक सिम्पाइसिस कहते हैं। अगर देखो मेल और फीमेल के पेल्विक गर्डल की बात करें तो मेल और फीमेल का पेल्विक गर्डल की बात करें तो मेल का ये जो गर्डल होता है फीमेल की तुलना में कैसा होता है, फीमेल का गर्डल ब्रॉड होता है, यानी कि फीमेल का गर्डल ये चौड़ा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान बेबी को बर्थ कराना पड़ता है जिससे कि ईजिली चाइल्ड का बर्थ हो सके, और मेल को ऐसा कुछ करना नहीं होता है, इसलिए उनका गर्डल फीमेल की तुलना में सकड़ा होता है और यह गहरा गर्त होता है थोड़ा सी, ठीक है। इसी के बाद हम देखें कि इलियम और इस्चियम और प्यूबिक जो बोन होती है वहीं पर एक कैविटी जिसे अपन बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी होती है, और यहीं से हमारी एक बोन निकलती है जिसे अपन बोलते हैं फीमर। ये फीमर यहाँ से जुड़ी रहती है, ठीक है। ये हमारा पेल्विक गर्डल था। अब पेल्विक गर्डल में एक बार हिंदी में देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है ये। ये गर्डल अक्षीय कंकाल व पश्च उपांगों के मध्य स्थित होता है। अक्षीय कंकाल यानी कि जो हमारा अक्षीय कंकाल में क्या आ गया, रिब्स आ गए, वर्टिब्रल कॉलम आता है, और पश्च उपांगों के मध्य स्थित होता है। और प्रत्येक अर्धांश में 3 बोन पाई जाती है, हमने पढ़ ही लिया। 3 बोन कौन कौन सी, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये हमने देख लिया। ये इलियम, दूसरी इस्चियम ये वाली, और तीसरी प्यूबिस ये ब्लैक वाली। तीनों बोन्स मिलकर एक बोन बनाती है जिसे ओसाइनोमिनेटम कहते हैं। तीनों बोन मिलकर एक बोन बनाती है जिसे ओसाइनोमिनेटम कहते हैं। दोनों अर्धांश प्यूबिक व सिम्पाइसिस द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी कि दोनों अर्धांश एक अर्धांश ये और एक अर्धांश ये, दोनों आपस में प्यूबिक सिम्पाइसिस के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखें, इलियम व प्यूबिक के बीच एक बड़ा छिद्र होता है, इसे ऑब्लेटर फोरामेन कहते हैं। हमने देख ही लिया था, एक छिद्र होता है। प्रत्येक अर्धांश के किनारे पर एसिटाबुलम होता है जिसमें फीमर का सिरा जुड़ा रहता है। मनुष्य में पेल्विक बोन त्रिक अनुत्रिक मिलकर श्रोणि बनाती है। अब हम बोन्स देखेंगे, सब साथ के साथ इसी की बोन्स देख लेते हैं कि मनुष्य के बोन्स जो होती है, प्रत्येक लेग में कितनी बोन होती है, 30 बोन देखने को मिलती है। फीमर में जो कि बॉडी की सबसे लॉन्ग व भारी बोन होती है, इसका सिरा एसिटाबुलम से जुड़ता है, यानी कि एसिटाबुलम के द्वारा एक नोच होती है जिसके द्वारा इसका सिरा जुड़ता है, ठीक है। इसके बाद
दूसरी बोन आगे टिबिया है जो कि लॉन्ग होती है, फिबुला है, फिर नी बोन आ गई। इसके साथ ही टार्सल है जिसमें 7 बोन होती है, मेटाटार्सल में 5 बोन होती है, फेलेंजिस में 3 के हिसाब से 14 बोन होती है। अब हम एक बार इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं। देखो हमने यहाँ देखा कि एसिटाबुलम के द्वारा हमारी फीमर जुड़ी रहती है। ये एसिटाबुलम आ गया भाई, एसिटाबुलम ये आ गया। यहाँ से हमारी फीमर जुड़ी रहती है। कौन सा जॉइंट हो गया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये हमारी फीमर है जो कि सबसे लंबी व भारी बोन होती है, जो कितनी होती है? एक पैर में एक। साथ ही यहाँ एक उभार जैसी संरचना के जिसमें ये बोन होती है। इसे अपन बोलेंगे, ज़्यादातर हम जब भी खेल खेलते हैं तो अधिक चोट जिस बोन पे आती है उसे टीबिया कहते हैं, जो कि एक होती है। और पीछे की तरफ भी एक बोन होती है जिसे अपन बोलते हैं फिबुला, ये भी एक होती है। फिबुला नीचे की तरफ से कनेक्ट नहीं रहती है, ऊपर से कनेक्ट रहती है। फिर अगर हम टार्सल की बात करें, जिस प्रकार हमारे कलाई में हड्डियां होती है उसी प्रकार जो हमारे फ्लैट जो संरचना होती है पैर की, वहाँ पर भी बोन्स होती, जिसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसके हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। टार्सल में यहाँ 7 बोन देखने को मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 बोन सिर्फ टीबिया से ही जुड़ी रहती है, फिबुला यहाँ से फ्री रहता है। फिर इसके बाद हमारी हथेली जैसी संरचना होती है पैर में, उंगलियाँ होती है 1 2 3 4 5, इसमें बोन देखने को मिलेगी हमें। जो अंगूठा होता है उसमें 2 बोन देखने को मिलेगी, बाकी सब में 3 देखने को मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस प्रकार एक पैर में हमारे कितनी बोन देखने को मिलेगी? टोटल 30 बोन। कैसे जॉइंट करें? एक फीमर, एक टीबिया, एक फिबुला और एक यहाँ पर बोन पाई जाती है हमारे घुटने पर, एक नी कैप पाई जाती है जिसे अपन पटेला कहते हैं। जहाँ पर जो जॉइंट होता है हिज जॉइंट होता है, एक पटेला हो गई। ठीक है भाई, इसी के साथ ही टार्सल की बात करें तो टार्सल कितना हो जाएगा? 7। और इसके बाद मेटाटार्सल की बात करें 5। और इसके बाद फेलेंजस की बात करें 14। 14 और 5 19, एक 20, एक 27, 28, 29, 30। ये टोटल 30 बोन पाई जाती है। ठीक है, उसी प्रकार हम हाथ के बोन की भी देख लेते हैं। ये हमने देख ही लिया था कि हमारी जो बोन होती है एक स्केपुला, जो कि काफ़ी चौड़ी होती है, डोर्सल सतह पर होती है। ठीक है, ये जो होता है स्केपुलर स्पाइन होता है, आगे की तरफ ये एक्रोमियन स्पाइन होता है, एक्रोमियम प्रोसेस होता है। फिर यहीं से क्लेविकल बोन जुड़ती है, और क्लेविकल बोन का एक सिरा स्टर्नम से जुड़ता है, दूसरा सिरा एक्रोमियन से जुड़ता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो स्केपुला होता है उसके ऊपर एक और प्रवर्ध पाया जाता है, एक और प्रोसेस पाया जाता है एक्रोमियन के साथ ही, जिसे अपन बोलते हैं कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, और इसी प्रोसेस जो उभार पाया जाता, प्रोसेस पाया जाता है, इसी में ही हमारी ह्यूमरस सेट होती है, जिससे जो कौन सी कैविटी के द्वारा जुड़ी रहती है? ग्लेनोइड कैविटी के द्वारा जुड़ी रहती है।
अब इस प्रोसेस को निकाल के हम यहाँ लेते हैं, ये स्कैपुला हो गया, ये कोराकोइड प्रोसेस होता है, और इसी में ही हमारी ह्यूमरस का सिरा सेट रहता है। और कौन सी कैविटी होती है? ग्लेनोइड कैविटी होती है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। यह ह्यूमरस होती है, ठीक है, और ये इधर बोन पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं रेडियस। अंगूठे वाली बोन को हम रेडियस बोलेंगे। अंगूठे वाली बोन को हम रेडियस बोलेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 बोन पाई जाती है। आगे ह्यूमरस में एक होती है, रेडियस भी एक होती है, और पीछे की तरफ एक बोन पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं अल्ना कहते हैं। और फिर इसके अलावा हमारी कलाई में बोन पाई जाती है जिसे अपन कार्पल्स बोलते हैं। ये 8 बोन पाई जाती है, ये अल्ना से नहीं मिलती है, यानी कि ये यहीं से ही जुड़ी रहती है, अल्ना फ्री रहता है यहाँ पर। फिर मेटाकार्पल्स जो हमारी हथेली होती है, इसी प्रकार जब पैर, हमारा जो पैर होता है उसी प्रकार हथेली भी होती है। ये इस प्रकार वाली बोन, ठीक है। ये 5 बोन होती है मेटाकार्पल्स, और फिर अंगुली में कितनी होती है? 14 बोन होती है। तो टोटल कितनी हो गई? 30 बोन हो गई। 30, 14 और 5 19, 19 हो गई। 19 और 1 20, 1 28, 1 29, 1 30, टोटल 30 बोन हो गई। यानी कि हमारे एक हाथ में 30 और एक पैर में 30, तो टोटल कितनी होगी? 30, 120 बोन ये हो गई। एक बार ये थोड़ा देख लेते हैं। बोन्स ऑफ आर्म्स, प्रत्येक भुजा में 30 बोन पाई जाती है। हुमरस पहली बोन होती है, यह सिंगल लॉन्ग बोन होती है जिसका सिरा ग्लेनोइड कैविटी से संधि करता है, और निचला सिरा ट्रोक्लिया कहलाता है। ये वाला भाग ट्रोक्लिया कहलाता है। अल्ना लंबी होती है, छोटी अंगुली वाले भाग की ओर स्थित होती है, यानी कि ये इधर वाले हिस्से की तरफ अल्ना होगी, और इधर वाले हिस्से की तरफ रेडियस होगी। इसका ऊपरी सिरा ट्रोक्लिया से जुड़ा रहता है। ये रेडियस अल्ना, इसका ऊपरी सिरा अल्ना जो किससे जुड़ा रहेगा? ट्रोक्लिया से जुड़ा रहेगा, जबकि नीचे वाला सिरा क्या होगा? फ्री रहता है। और कनेक्ट के लिए इसमें जो कैविटी पाई जाती है, सिग्मोइड कैविटी पाई जाती है। यहाँ पर जो कैविटी पाई जाएगी वो कौन सी पाई जाएगी? सिग्मोइड कैविटी पाई जाती है। कैविटी के ऊपर एक ओलियोक्रेनोन प्रोसेस पाया जाता है, इसी के कारण एल्बो को पीछे नहीं मोड़ा जाता है। यानी कि यहाँ पर एक प्रोसेस पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं ओलियोक्रेनोन, जिसकी वजह से हमारी कोहनी पीछे की तरफ नहीं मुड़ती है। अगर ज़्यादा फोर्स करते हैं तो टूट सकती है हमारी बोन। रेडियस की बात करें, यह बोन अंगूठे की तरफ स्थित होती है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात